आज हम लोग संजय सर जेवीएस के चैनल में, यूट्यूब चैनल में आज हम लोग कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 6 नंबर के क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आते हैं, उन 5 क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। तो कोई एक क्वेश्चन, आज पहला क्वेश्चन है, तो 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 6 × 30, और सभी क्वेश्चन में अथवा का ऑप्शन रहता है। तो कुल मिलाकर के 30 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आज हम लोग वीडियो शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आप लोगों को करना चाहिए, हम लोग इधर आते हैं। ये आपका है प्रश्न, क्या है? प्रश्न नंबर 1, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 6 नंबर का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखिए उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। आंसर में लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के संविधान में हमारे देश को राज्यों का संघ बताया गया। आजादी मिलने के बाद, कब आजादी मिली हम लोगों के देश को? 1947 में। तो 1947 में आजादी मिलने के बाद संविधान में क्या लिखा गया कि हमारे देश को राज्यों का संघ बताया गया। हमारे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संघ शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है, वो संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर ही चलती है। तो हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक है 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। तो स्टूडेंट्स, आप लोग हेडिंग जरूर डालिएगा। हेडिंग जब डालेंगे 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, हेडिंग डालेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, याद रखना है। तो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था क्या क्या होता है, आप लिखेंगे क्या? हमारे देश की संविधान के अनुसार हमारे देश में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू है। नंबर 1 कौन सी? केंद्र सरकार, और नंबर 2 राज्य सरकार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। यूपी के लोगों के लिए जो केंद्र में जो है वो है मोदी सरकार है, और राज्य में योगी सरकार है। तो मोदी जी वाली सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार, और योगी जी वाली सरकार को हम लोग कहते हैं राज्य सरकार। मोदी जी को केंद्र सरकार कहते हैं, इसको राज्य सरकार। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि हमारे देश में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था प्रचलित है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो बाद में संविधान में एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया शासन व्यवस्था के। तीसरे स्तर को कहते हैं पंचायती स्तर। तीसरे स्तर को क्या कहते हैं? पंचायती स्तर। पंचायती स्तर में क्या क्या आता है? पंचायती स्तर में आपका आता है आपका ग्राम प्रधान यानी ग्राम स्तर, और क्षेत्र पंचायत यानी कि बीडीसी, और जिला स्तरीय जिला पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत, और शहरों में, गांव में जोड़ा गया, शहरों में जोड़ा गया आपका नगर पालिका पंचायत। तो आप हेडिंग को बदल सकते हैं। आप 2 स्तरीय की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 स्तरीय। कुछ लड़के नकल मारने वाले होते हैं, तो अगर 2 स्तरीय लिखा तो 2 स्तरीय लिखते हैं, लेकिन सब हमारे देश में शासन कितने व्यवस्था हो रहा है? 3 स्तरीय। तो इसको आपको हिंदी में लिख देना है, इसको आपको हिंदी में लिख देना है। दूसरी हेडिंग है आपका शक्तियों का बंटवारा। हमारे शासन व्यवस्था में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूची बना करके, कितनी सूची बना करके? 3 सूची बना करके 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला स्तर है संघ सूची, दूसरा स्तर है राज्य सूची, और तीसरा स्तर है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो कानून बनाना होगा, संघ सूची के विषयों पे कानून केंद्र सरकार बना सकती है, यानी कि मोदी सरकार बना सकती है।
और राज्य सूची में कानून कौन बना सकती है? राज्य सरकार, यानी कि योगी सरकार बना सकती है। और समवर्ती सूची में कौन कानून बना सकता है? दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकारें दोनों कानून बना सकती है। इस तरह से केंद्र और राज्य के बीच 3 सूचियां बना करके शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके बाद दूसरी हेडिंग है कठोर संविधान। भारत की संघीय व्यवस्था में कठोर संविधान है। कठोर संविधान मतलब कठोर संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का संविधान लिखित है। भारत का संविधान लिखित है। भारत का संविधान किसने लिखा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम लोग कहते हैं ना। तो भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान जो लिखा गया है, उस संविधान में क्या परिवर्तन करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान कठोर है। हमारा संविधान कैसा है? कठोर है। तो कठोर है तो कैसे इसमें परिवर्तन किया संविधान में? संविधान में परिवर्तन करने के लिए राज्य केंद्र सरकार को 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास कराना होता है। दोनों सदन का मतलब 2 सदन है, आप लोग जानते ही हैं। कौन कौन सदन है? एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। दोनों में जो है कि 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। और राज्य सरकारों, जितने भी राज्य सरकारें हैं, उनमें से आधा राज्य सरकारों में भी इस संविधान संशोधन को पास कराना होगा, तब हमारा संविधान परिवर्तित हो पाएगा। इसका मतलब संविधान, हमारा जो संविधान है वो बहुत ही कठोर है। संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता है। तो चौथा हेडिंग है शक्तिशाली न्यायपालिका। हमारा जो है शक्तिशाली न्यायपालिका है संघीय व्यवस्था में। न्यायपालिका मतलब न्याय के पालन करने वाला स्थान। न्यायपालिका हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ जो प्रदेश में जो कोर्ट है उसको हम लोग हाई कोर्ट कहेंगे, और जो केंद्र में जो कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। हिंदी में कहेंगे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे यहाँ अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, तो उस विवाद का निपटारा हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। उस विवाद का फैसला कौन करेगा? हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट। मतलब नेता लोग अपने से जो है कि अपने फैसला नहीं कर लेंगे, जो हम चाहेंगे वो वही करेंगे। कौन करेगा उसका फैसला? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा। तो हमारा जो है कि शक्तिशाली न्यायपालिका है, ये चौथी विशेषता है। पांचवा जो है वित्तीय स्वायत्तता। 5वीं हेडिंग है वित्तीय स्वायत्तता। मतलब अपने देश और राज्य के विकास के लिए, योजनाएं लाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग कर को अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, अलग अलग टैक्स लगा सकती है। अलग अलग टैक्स लगा सकती है जिससे कि पैसा कमाए और जनता की भलाई करे। जैसे मोदी जी डीजल पे टैक्स लगा सकते हैं, पेट्रोल पे टैक्स लगा सकते हैं, जीएसटी लगा दिया उन्होंने, है ना। तो वहां से टैक्स लगाएंगे तो पैसा जो बचेगा उस पैसे से देश और राज्य की भलाई करें। जैसे किसानों के खाते में 2000 रुपया दे रहे हैं 3 महीने पे, उसी तरह योगी जी भी कुछ टैक्स लगा सकते हैं। वो टैक्स लगा करके वो जो है कि विधवा पेंशन वगैरह दे रहे हैं, है ना। कुछ और योजनाएं जो है कि योगी सरकार दे रही है, जैसे कि और भी योजनाएं दे रही है। तो दोनों सरकारों को कुल मिलाकर के दोनों सरकार को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। दोनों सरकारें अपना टैक्स लगा सकती है, राज्य सरकार भी लगा सकती है और केंद्र सरकार भी टैक्स लगा सकती है। तो मतलब दोनों सरकारों को हमारे संविधान में स्वायत्तता प्रदान है। दोनों सरकारें टैक्स लगा करके धन उगाही कर सकती है। इसके बाद है छठवीं हेडिंग है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका देखेंगे कि राज्य की जो सरकार होती है या केंद्र की जो सरकार होती है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अगर कोई झगड़ा हो जाएगा, कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, तो झगड़े का निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। तो न्यायपालिका करेगी। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च न्यायालय है, तो इसको हम लोग कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। संघीय शासन की जो सबसे
7वां पॉइंट है, राज्यों के अपने संविधान नहीं है। अलग अलग जो राज्य भारत में है उन राज्यों के अलग अलग संविधान नहीं है। सभी राज्यों के अलग अलग संविधान नहीं है, कई संविधान से पूरा देश चलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था। इसलिए वहाँ का एक ही देश में 2 कानून था। जैसे जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे और जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया के शेष हिस्सों में आके जमीन खरीद सकते थे। तो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में मोदी जी ने भारत में अनुच्छेद 70 खत्म कर दिया। तो मतलब दोनों देशों के लिए अब संविधान, मतलब सभी राज्यों के लिए संविधान एक हो गया है। तो संविधान एक हो गया। इसके बाद 8वां पॉइंट है केंद्रीकृत संघवाद। केंद्रीकृत संघवाद, देखिए हो सकता है कि दोनों सरकारों का भिन्न भिन्न मत हो, तो इसमें जो है कि 2 सरकारें चलती है हमारे देश में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसमें से किसको अधिक पावर प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को अधिक पावर प्राप्त है, केंद्र अधिक अधिकार रखता है। तो इसीलिए हमारे जो शासन व्यवस्था को एकीकृत संघवाद भी कहा जाता है। एकीकृत मतलब एक के पास ज्यादा शक्ति है। तो आज जो है कि ये जो लड़के यहाँ पे पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के, इनको भी जरा दिखा दीजिए। और क्या आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया है वो पसंद आया है? जी आया हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।